हेलो 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 ब्यूटीफुल पीपल, प्यारे प्यारे बाजी। उम्मीद आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, और अगर नहीं है तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए और आपको बेशुमार खुशियां आता हो। बस अपने रब से यही दुआ है मेरी। तो चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड में क्या होने वाला है, जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देख लिया होगा कि डेमिर जो है वो अलारा से मिलने आया था, और अलारा से डेमिर का मिलने का मकसद बहुत वाज़ेह था। क्योंकि क्योंकि उसके स्टाफ की बेवकूफ़ियों की वजह से डेमिर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट यल्दरिम साहब के साथ खो दिया था, और अब यल्दरिम साहब ने उसे एक पर्सनल टास्क दिया था और कहा था कि अगर तुम मेरा ये काम पूरा कर लोगे तो फिर मैं दोबारा से तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो डेमिर जो है वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, और बहुत ढूंढने के बाद अलारा का एड्रेस और अलारा का पता आखिरकार वो अलारा के पास पहुंच ही जाता है। और फिर इस मीटिंग में, चूँकि वो अलारा अपने बाप से बहुत ज़्यादा, यल्दरिम साहब से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। इसकी वजह क्या थी, आपको नेक्स्ट आगे एपिसोड में पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल कि वो काफ़ी अरसे से अपने बाप से राब्ते में नहीं थी, चूँकि वो एक आर्टिस्ट थी, पेंटिंग करती थी, और इसके अलावा वो ऑर्फनेज के बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। और इस पूरे अरसे में काफ़ी अरसे से वो अपने बाप से बहुत दूर हो चुकी थी, चूँकि वो किसी बात पर, और वो बात क्या थी वो आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और अगर आप वो भी जल्दी जानना चाहते हैं एपिसोड आने से पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लग रही है तो। फिलहाल डेमिर के इंसिस्ट करने पर वो डेमिर के साथ चाय पीने पर राज़ी हो जाती है, और फिर समुद्र किनारे बैठकर वो चाय पीते हैं और डेमिर उसे अपनी स्टोरी सुनाता है, और वो उससे साथ साथ बताने की कोशिश करता है कि वो उसका दर्द पूरी तरीके से समझता है, क्योंकि वो खुद इस सिचुएशन से गुजर चुका है। और फिर वो उसे अपनी स्टोरी सुनाता है कि तुम्हें पता है कि 6 साल की उम्र में मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी। और वहीं पर एक टावर होता है, जिसे दिखाते हुए वो इशारा करते हुए उससे कहता है कि तुम जानती हो कि मैं काफ़ी अर्से तक मुझे लगता था कि मेरी माँ इस टावर में है, क्योंकि मेरे फादर कहते थे कि मेरी माँ कुछ लोगों की मदद करने के लिए इस टावर में है, और मुझे लगता था कि ऐसा ही है, मेरी माँ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे छोड़कर गई है। और यही स्टोरी मैं अपने दोस्तों को सुनाता था, पर मेरे दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे। बहरहाल मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं तुम अपने फादर से जिस भी वजह के लिए नाराज़ हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक आर्टिस्ट हो और ऑर्फनेज के बच्चों के लिए कोई काम करना चाहती हो, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर एक ताकतवर इंसान है, उनके पास बहुत पैसा भी है। ना तुम अपने फादर के पैसे और ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने मकसद को आगे बढ़ाओ। आज आज जो तुम चंद बच्चों के लिए कुछ कर रही हो, तो चंद कई हज़ार बच्चों के लिए सब कुछ कर सको। तो अगर तुम्हें मेरी बात में थोड़ा सा भी दम नज़र, और तुम ये चंद बच्चों के बजाय बहुत कई हज़ार बच्चों की के लिए कुछ कर सको, तो तुम मेरी बात ज़रूर सुनना। फ़िलहाल तो तुम्हें मेरी बात शायद इतनी समझ ना आ रही हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर तुम मेरी बातों पर गौर करोगी तो तुम्हें अपने फादर से मिलने में अपना मकसद नज़र आएगा। मैं तुम्हें अपना कार्ड देकर जाता हूँ, तुम सोचना अच्छी तरह और फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर करना। और डेमिर के जाने के बाद अलारा डेमिर के कार्ड को गौर से देखती है। बहरहाल डेमिर की बातें कहीं ना कहीं अलारा के दिल को तो छू ही चुकी थी, और अब उसके कार्ड को देखते हुए वो सोचों में गुम हो जाती है, और फिर उसके कार्ड को सही तरीके से पढ़ भी रही होती है। लेकिन इस सिचुएशन से और इस सीन से हमें समझ में आ जाता है कि डेमिर की बातों ने अलारा के दिल में कहीं ना कुछ तो असर छोड़ा है। ये तो आगे आपको पता चलने वाला है कि अलारा डेमिर को कांटेक्ट करेगी या नहीं। बहरहाल इधर इकराम साहब गोल्फ खेल रहे होते हैं, जबकि उनका बेटा बुर्राक उनके पास आता है, और वो काफ़ी गुस्से में होता है। क्योंकि ये गुस्सा तो आप देख ही रहे होंगे एपिसोड में, इसका गुस्सा तो है चूँकि उसके बाप ने उसको सीईओ की कुर्सी से हटाकर डेमिर को सीईओ बना दिया है। चूँकि डेमिर भी अब इनकी कंपनी में जो है वो 20% शेयर का मालिक है। तो बुर्राका के अपने बाप को बताता है कि आपके महान डिसीजन की वजह से, जैसे कि आपने मुझे सीईओ के काबिल नहीं समझा और उस ड्रेमिर को समझा, तो मैं आपको इत्तला देता चलूँ कि सबसे उस सीईओ ने आपके फेवरेट जो है सीईओ ने जो है वो हमारे सबसे पुराने क्लाइंट को जो है वो नाराज़ कर दिया है, और वो अब हमसे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। जिस पर इकराम साहब थोड़े हैरत में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें डेमिर पर पूरा भरोसा था जब भी उन्होंने उसके साथ पार्टनरशिप की थी। लेकिन अब वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर बुर्राक उनसे कहता है
कि ऐसा ही हुआ है और हम बहुत बड़ी मुसीबत में फँसने वाले हैं, लिहाज़ा आपको दोबारा से ऑफ़िस जॉइन करना पड़ेगा। जिस पर इकराम साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम जानते हो कि डेमिर अब 20% शेयर का मालिक है और मैंने उससे ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 1 साल तक मैं कंपनी के किसी अफ़ेयर में मदाखलत नहीं करूँगा। ये सुनकर बुर्राक को मज़ीद गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने बाप को मज़ीद 2-4 बातें और सुनाता है। लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता। इकराम साहब बुर्राक को साफ-साफ लफ्ज़ों में कह देते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट है और मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो जो भी होगा अब इसके बाद ही देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल तो मैं ऑफ़िस नहीं आ सकता क्योंकि मैंने सारा होल्ड डेमिर को दिया हुआ है। बातें सुनकर बुर्राक तो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय अपने आप को गुस्से में लाल पीले करने के बजाय जो उसने किया और फिर वो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डैमर ऑफिस में आता है और फिर वो पूरे स्टाफ को इकट्ठा करता है और फिर उनसे वो ये कहता है कि मुझे पता है कि आप सब जो है वो अपना काम छोड़कर इस चक्कर में लगे हुए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है और अब क्या होगा, कि अब हमारी नौकरी का क्या होगा, अब कंपनी का क्या होगा। तो मैं आप सबको बताता चलूँ कि मैं सीईओ हूँ और मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे हम मिलेगा या नहीं मिलेगा या इस कंपनी को कैसे चलाना है। ये सब टेंशन आपकी नहीं है, बल्कि आप लोगों की टेंशन आपका काम होना चाहिए। आप अपने काम पर फ़ोकस करें क्योंकि उसमें किसी तरह की भी नेग्लिजेंसी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता है, नहीं मिलता है, ये सब मेरा हेडेक है। और जहाँ तक कुछ मैं आपको बताता चलूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाएगा, चूँकि मैं यल्दरिम साहब ने मुझे एक पर्सनल टास्क दिया है और मैं उसके ऊपर लगा हुआ हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं वो टास्क पूरा कर लूँगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की टेंशन आप मत लें, बल्कि अपने काम की टेंशन लें, अपने काम पर फ़ोकस करें। फ़ालतू गॉसिप ना करें। फ़ालतू गॉसिप करने की बजाय अगर आप अपने काम पर फ़ोकस करेंगे तो डेफ़िनेटली हम इस कंपनी को बचा सकते हैं। और कैसे बचाना है, कैसे नहीं बचाना, वो मेरा हेडेक है, आप सबका नहीं। तो आप सब अपने काम पे फ़ोकस करें क्योंकि अब मैं किसी किस्म की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि आपकी नौकरियों को कुछ नहीं होने वाला। लिहाज़ा इस गॉसिप से निकलें और अपने काम पर फ़ोकस करें। क्योंकि आपको पता ही है कि डेमिर ने आते साथ ही अपना जो एक्सप्रेशन इन सब पर दिया हुआ है, तो फिर इन सब में से किसी की हिम्मत नहीं होती वो डेमिर से कुछ कह सके। तो चुपचाप खड़े हुए ये सारा स्टाफ डेमिर के लेक्चर को सुन रहा होता है। इस तरह डेमिर अपना जो है वो लेक्चर देकर और इन स्टाफ को अच्छी तरीके से अपनी बात समझाकर अपने ऑफिस में चला जाता है। एलन भी उसके पीछे पीछे ऑफिस में आती है और फिर इंतहाई संजीदा अंदाज में कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, क्योंकि जो भी हुआ मैं उसमें सिर्फ मेरा कसूर था और हम इस कंपनी में काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमने काफ़ी दिल से इस कंपनी में काम किया है और हम दिल से चाहते हैं कि ये कंपनी तरक्की करे और मेरे दोस्त सब जो है वो बहुत दिल से काम करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी पूरी पूरी गलती है और मेरी गलती की सज़ा मेरे दोस्तों को नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए इस्तीफ़ा देना चाहती हूँ ताकि मज़ीद आगे मेरी गलतियों की वजह से इन सब को नुकसान ना उठाना पड़े। तो लिहाज़ा मैं अपना इस्तीफ़ा पेश करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लो और फिर ताकि मेरे दोस्त और मेरे दोस्तों को मुसीबत से बचा लो। जिस पर डेमिर उसे जो है वो शरारती नज़रों से देखता है और फिर टॉन्ट करते हुए कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट की है और तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए जैसा तुमने किया है, जैसा तुम करना चाह रही हो। ये कह जब डेमिर उसे ये कहता है कि तो सेलेन अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि डेमिर ने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। पर असल में जब वो जाने लगती है तो डेमिर उसे रोक कर कहता है कि तुमने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ और ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुम उन लड़कियों में से हो, उन लोगों में से हो जो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। तो लिहाज़ा मैं इस चीज़ को एप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को नहीं कहा और अब इन तमाम फ़िज़ूल बातों से निकल कर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने काम पर फ़ोकस करो और
कॉन्ट्रैक्ट की टेंशन मत लो और हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम इस कंपनी को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे सकते हैं। लिहाजा जाओ और जाकर अपने काम पर फोकस करो। इसके बाद डेमिर रात को अपने दोस्त के साथ डिनर करने उसके घर आ जाता है। वो और उसके दोस्त डिनर कर रहे होते हैं और फिर वो सारी सिचुएशन को अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा होता है, जिस पर उसका दोस्त उसे काफ़ी अप्रिशिएट करता है और उसे प्रेज़ करता है कि तुम वाक़ई तारीफ़ के काबिल हो यार, और तुम बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। इतने में ही अलारा की कॉल आ जाती है डेमिर के पास और वो के अलारा के एक्सप्रेशन से और उसकी बातों से ये साफ ज़ाहिर होता है कि डेमिर की बातों ने उसे काफ़ी मुतासिर किया है और जो डेमिर ने उससे कहा है कि वो उसे उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गई है। और फिर आप देखेंगे कि वो इतनी बेचैनी ज़ाहिर करती है डेमिर से मिलने की कि कहती है कि तुम्हारी बातें सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही है, जिस पर डेमिर उसे कहता है कि नहीं नहीं, अभी तुम तसल्ली से सो जाओ, सुबह उठना और फिर मुझसे रब्ता करना, जिससे जो है वो हंसने लगती है। और फिर ऐसा लगता है कि जैसे डेमिर की पर्सनैलिटी ने भी उसे मुतासिर किया है, ना सिर्फ उसकी बातों ने। बहरहाल उनकी कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है, अलारा फ़ोन बंद कर देती है और फ़ोन बंद करने के बाद भी वो डेमिर के ही बातों में खोई रहती है और डेमिर के ही सोचों में गुम हो जाती है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र ही आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मज़ीद अपडेट्स इस ड्रामे की इसके किस आने से पहले चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर फ़ोन बंद होने पर डेमिर का दोस्त उसे छेड़ने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि शायद अलारा तुम में इंटरेस्ट लेने लगी है और इसीलिए देखो इतनी रात को उसने तुम्हें कॉल भी की है बेचैन होकर। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ईबो और एदा आपस में एक दूसरे के से मिलने आते हैं और फिर उनकी नज़दीकियाँ जो है वो इस मुलाकात में दिखाएंगी कि शायद उनकी नज़दीकियाँ आपस में बढ़ती हुई नज़र आएंगी। चूँकि एदा जो है वो ईबो के पास आती है, उसके आने का मकसद कुछ यूँ होता है, ईबो के घर वो आती है, असल में ईबो के घर में ही उसका क्लिनिक होता है। वो असल में ईबो से डिस्कस करने आती है, चूँकि वो एक कैट रूम बनाना चाहती है और वो चाहती है कि ईबो से आइडिया ले जानवरों के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में। जिस पर ईबो उससे कहता है कि मुझे हैरत है कि तुम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तुमने और तुम एक कैट के रूम में कंफ्यूज हो रही हो। जिस पर वो कहती है कि हाँ, मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं जानवरों की फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती और मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा कमरा डिज़ाइन करूँ जिस पर और ऐसे केजेस बनाऊँ अपनी कैट्स के लिए जिन पर वो कंफर्टेबल फील करें, घुटन महसूस ना करें। और मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसा फ़ील करती हैं, वो किस तरह का मुझे डिज़ाइन करना चाहिए। चूँकि तुम जानवरों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो और उनसे काफ़ी क्लोज़ हो, तो तुम मुझे आइडियाज़ दे सकते हो। फिर यहाँ पर ईबो एदा को जो है समझाते हुए ये बताने की कोशिश करता है कि जानवर भी बिल्कुल इंसान की तरह होते हैं, मतलब जानवरों की फीलिंग भी बिल्कुल इंसानों की तरह होती है। जिस तरह एकदम से कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे तो इंसानों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप डेवलप होती है, इसी तरीके से जानवर भी होते हैं। लेकिन चूंकि जानवर को हम चाहते हैं कि हम फ़ौरन से हम उनसे प्यार करते हैं, हमें उनसे लगाव होता है, हम उससे टच करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो जानवर हमसे ना अनजान होता है, तो उन्हें हमारा एकदम से ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। जैसे कि और फिर ये एक्सप्लेन करते करते आप देखेंगे कि जैसे ईबो ये एदा के करीब आने की कोशिश कर रहा है और जानवरों की फीलिंग्स बताते बताते ऐसा लगता है कि जैसे ईबो के अंदर एदा के लिए फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो रही हैं और वो इस जानवर की फीलिंग को एक्सप्लेन करते करते वो एदा के करीब आने की कोशिश करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, जिस पर एदा काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और फिर एकदम से ईबो को जो है वो टोक देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए।
और फिर जो है वो ईबो थोड़ा-सा एम्बैरेस हो जाता है अदा के टोकने पर। उतने में ही ईबो के पास एक शख्स आ जाता है अपने डॉग को लेकर। उसके डॉग के साथ शायद कोई मसला होता है और वो काफ़ी परेशान होता है और ईबो को कहता है कि वो काइंडली उसके डॉग को देखे कि उसे क्या हुआ है और वो क्यों ऐसे कर रहा है। वो काफ़ी परेशान होता है और फिर ईबो उस शख्स के पीछे-पीछे चला जाता है, जबकि ऐदा जो है वो वहीं पर बैठी रहती है और वो काम करने की कोशिश करती है पर उसका ध्यान नहीं लगता क्योंकि वो ईबो की बातों में ही खोई रहती है और ईबो के बारे में सोच रही होती है। इधर सेलिन भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है सारी चीज़ों को लेकर। एक तरफ तो उसके घर का मसला, दूसरी तरफ ऑफिस के मसाइल। तो वो अपनी परेशानी डिस्कस करने के लिए बुर्राक को कॉल मिलाती है बट बुर्राक उसकी कॉल पिक नहीं करता, जिसमें वो थोड़ा सा सैड भी हो जाती है। लेकिन वो फिर से बुर्राक को कॉल मिलाती है लेकिन बुर्राक उसकी कॉल पिक नहीं करता। शायद सेलिन जो है वो अपनी फीलिंग्स बुर्राक के साथ डिस्कस करना चाहती है, क्योंकि ना सिर्फ बुर्राक जो है वो बुर्राक के साथ काम करती है बल्कि वो बुर्राक उसका बहुत अच्छा फ्रेंड भी होता है और वो उन दोनों के दरमियान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। बट चूँकि बुर्राक उसको उतनी शायद इस वक्त वैल्यू नहीं देता, वो बिलाखिर उसी बेंच पर हेड डाउन हो जाती है और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। आई होप आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी और मेरे काफ़ी शो को सराहना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफाइड भी हो जाए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको मिल जाए। टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो 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 ब्यूटीफुल पीपल, प्यारे प्यारे बाजी, उम्मीद आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अगर नहीं है तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए और आपको बेशुमार खुशियां आता हो, बस अपने रब से यही दुआ है मेरी। तो चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड में क्या होने वाला है, जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देख ही लिया होगा कि डेमिर जो है वो अलारा से मिलने आया था और अलारा से डेमिर का मिलने का मकसद बहुत वाज़ेह था, क्योंकि उसके स्टाफ की बेवकूफ़ियों की वजह से डेमिर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट यल्दरिम साहब के साथ खो दिया था और अब यल्दरिम साहब ने उसे एक पर्सनल टास्क दिया था और कहा था कि अगर तुम मेरा ये काम पूरा कर लोगे तो फिर मैं दोबारा से तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो डेमिर जो है वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और बहुत ढूंढने के बाद अलारा का एड्रेस और अलारा का पता आखिरकार वो अलारा के पास पहुंच ही जाता है। और फिर इस मीटिंग में चूँकि वो अलारा अपने बाप से बहुत ज़्यादा, यल्दरिम साहब से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, इसकी वजह क्या थी आपको नेक्स्ट आगे एपिसोड में पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल कि वो काफ़ी अरसे से अपने बाप से राब्ते में नहीं थी, चूँकि वो एक आर्टिस्ट थी, पेंटिंग करती थी और इसके अलावा वो ऑर्फनेज के बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। और इस पूरे अरसे में काफ़ी अरसे से वो अपने बाप से बहुत दूर हो चुकी थी, चूँकि वो किसी बात पर, और वो बात क्या थी वो आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और अगर आप वो भी जल्दी जानना चाहते हैं एपिसोड आने से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लग रही है तो। फिलहाल डेमिर के इंसिस्ट करने पर वो डेमिर के साथ चाय पीने पर राज़ी हो जाती है और फिर समुद्र किनारे बैठकर वो चाय पीते हैं और डेमिर उसे अपनी स्टोरी सुनाता है और वो उससे साथ साथ बताने की कोशिश करता है कि वो उसका दर्द पूरी तरीके से समझता है, क्योंकि वो खुद इस सिचुएशन से गुजर चुका है। और फिर वो उसे अपनी स्टोरी सुनाता है कि तुम्हें पता है कि 6 साल की उम्र में मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी। और वहीं पर एक टावर होता है जिसे दिखाते हुए वो इशारा करते हुए उससे कहता है कि तुम जानती हो कि मैं काफ़ी अरसे तक मुझे लगता था कि मेरी माँ इस टावर में है, क्योंकि मेरे फादर कहते थे कि मेरी माँ कुछ लोगों की मदद करने के लिए इस टावर में है और मुझे लगता था कि ऐसा ही है, मेरी माँ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे छोड़कर गई है। और यही स्टोरी मैं अपने दोस्तों को सुनाता था, पर मेरे दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे। बहरहाल मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि तुम अपने फादर से जिस भी वजह के लिए नाराज़ हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक आर्टिस्ट हो और ऑर्फनेज के बच्चों के लिए कोई काम करना चाहती हो, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर एक ताकतवर इंसान है, उनके पास बहुत पैसा भी है। ना तुम अपने फादर के पैसे और ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने मकसद को आगे बढ़ाओ। आज जो तुम चंद बच्चों के लिए कुछ कर रही हो तो चंद कई हज़ार बच्चों के लिए सब कुछ कर सको। तो अगर तुम्हें मेरी बात में थोड़ा सा भी दम नज़र और तुम ये चंद बच्चों के बजाय बहुत कई हज़ार बच्चों की के लिए कुछ कर सको तो तुम मेरी बात ज़रूर सुनना। फ़िलहाल तो तुम्हें मेरी बात शायद इतनी समझ ना आ रही हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर तुम मेरी बातों पर गौर करोगी तो तुम्हें अपने फादर से मिलने में अपना मकसद नज़र आएगा।
मैं तुम्हें अपना कार्ड देकर जाता हूँ, तुम सोचना अच्छी तरह और फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर करना। और डेमिर के जाने के बाद अलारा डेमिर के कार्ड को गौर से देखती है। बहरहाल डेमिर की बातें कहीं न कहीं अलारा के दिल को तो छू ही चुकी थी और अब उसके कार्ड को देखते हुए वो सोचों में गुम हो जाती है और फिर उसके कार्ड को सही तरीके से पढ़ भी रही होती है। लेकिन इस सिचुएशन से और इस सीन से हमें समझ में आ जाता है कि डेमिर की बातों ने अलारा के दिल में कहीं न कुछ तो असर छोड़ा है। ये तो आगे आपको पता चलने वाला है कि अलारा डेमिर को कांटेक्ट करेगी या नहीं। बहरहाल इधर इकराम साहब गोल्फ खेल रहे होते हैं जबकि उनका बेटा बुर्राक उनके पास आता है और वो काफ़ी गुस्से में होता है, क्योंकि ये गुस्सा तो आप देख ही रहे होंगे एपिसोड में। इसका गुस्सा तो है चूँकि उसके बाप ने उसको सीईओ की कुर्सी से हटाकर डेमिर को सीईओ बना दिया है, चूँकि डेमिर भी अब इनकी कंपनी में जो है वो 20% शेयर का मालिक है। तो बुर्राक आके अपने बाप को बताता है कि आपके महान डिसीजन की वजह से, जैसे कि आपने मुझे सीईओ के काबिल नहीं समझा और उस डेमिर को समझा, तो मैं आपको इत्तला देता चलूँ कि सबसे उस सीईओ ने आपके फेवरेट जो है सीईओ ने जो है वो हमारे सबसे पुराने क्लाइंट को जो है वो नाराज़ कर दिया है और वो अब हमसे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। जिस पर इकराम साहब थोड़े हैरत में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें डेमिर पर पूरा भरोसा था जब भी उन्होंने उसके साथ पार्टनरशिप की थी। लेकिन अब वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर बुर्राक उनसे कहता है कि ऐसा ही हुआ है और हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, लिहाजा आपको दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। जिस पर इकराम साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम जानते हो कि डेमिर अब 20% शेयर का मालिक है और मैंने उससे ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 1 साल तक मैं कंपनी के किसी अफेयर में मदाखलत नहीं करूँगा। ये सुनकर बुर्राक को मज़ीद गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने बाप को मज़ीद 2-4 बातें और सुनाता है। लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता। इकराम साहब बुर्राक को साफ-साफ लफ्ज़ों में कह देते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट है और मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो जो भी होगा अब इसके बाद ही देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल तो मैं ऑफ़िस नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने सारा होल्ड डेमिर को दिया हुआ है। बातें सुनकर बुर्राक तो कुछ भी नहीं कर सकता था, सिवाय अपने आप को गुस्से में लाल पीले करने के बजाय जो उसने किया, और फिर वो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डेमिर ऑफिस में आता है और फिर वो पूरे स्टाफ को इकट्ठा करता है और फिर उनसे वो ये कहता है कि मुझे पता है कि आप सब जो है वो अपना काम छोड़कर इस चक्कर में लगे हुए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है और अब क्या होगा, कि अब हमारी नौकरी का क्या होगा, अब कंपनी का क्या होगा। तो मैं आप सबको बताता चलूँ कि मैं सीईओ हूँ और मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे हम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इस कंपनी को कैसे चलाना है। ये सब टेंशन आपकी नहीं है, बल्कि आप लोगों की टेंशन आपका काम होना चाहिए। आप अपने काम पर फोकस करें, क्योंकि उसमें किसी तरह की भी नेग्लिजेंसी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता है नहीं मिलता है, ये सब मेरा हेडेक है। और जहाँ तक कुछ मैं आपको बताता चलूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाएगा, चूँकि मैं यल्दरिम साहब ने मुझे एक पर्सनल टास्क दिया है और मैं उसके ऊपर लगा हुआ, मुझे पूरा यकीन है कि मैं वो टास्क पूरा कर लूँगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की टेंशन आप मत लें, बल्कि अपने काम की टेंशन लें, अपने काम पर फोकस करें, फालतू गॉसिप ना करें। फालतू गॉसिप करने की बजाय अगर आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो डेफ़िनेटली हम इस कंपनी को बचा सकते हैं। और कैसे बचाना है, कैसे नहीं बचाना, वो मेरा हेडेक है, आप सबका नहीं। तो आप सब अपने काम पे फोकस करें, क्योंकि अब मैं किसी किस्म की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि आपकी नौकरियों को कुछ नहीं होने वाला। लिहाजा इस गॉसिप से निकलें और अपने काम पर फोकस करें। क्योंकि आपको पता ही है कि डेमिर ने आते साथ ही अपना जो एक्सप्रेशन इन सब पर दिया हुआ है, तो फिर इन सब में से किसी की हिम्मत नहीं होती वो डेमिर से कुछ कह सके। तो चुपचाप खड़े हुए ये सारा स्टाफ डेमिर के लेक्चर को सुन रहा होता है। इस तरह डेमिर अपना जो है वो लेक्चर देकर और इन स्टाफ को अच्छी तरीके से अपनी बात समझाकर अपने ऑफिस में चला जाता है।
सेलिन भी उसके पीछे पीछे ऑफिस में आती है और फिर इंतहाई संजीदा अंदाज में कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, चूँकि जो भी हुआ मैं उसमें सिर्फ मेरा कसूर था और हम इस कंपनी में काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमने काफ़ी दिल से इस कंपनी में काम किया है और हम दिल से चाहते हैं कि ये कंपनी तरक्की करे और मेरे दोस्त सब जो है वो बहुत दिल से काम करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी पूरी पूरी गलती है और मेरी गलती की सज़ा मेरे दोस्तों को नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए इस्तीफ़ा देना चाहती हूँ, ताकि मज़ीद आगे मेरी गलतियों की वजह से इन सब को नुकसान ना उठाना पड़े। तो लिहाज़ा मैं अपना इस्तीफ़ा पेश करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लो और फिर ताकि मेरे दोस्त और मेरे दोस्तों को मुसीबत से बचा लो। जिस पर डेमिर उसे जो है वो शरारती नज़रों से देखता है और फिर टॉन्ट करते हुए कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट की है और तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए जैसा तुमने किया है, जैसा तुम करना चाह रही हो। ये कह जब डेमिर उसे ये कहता है कि तो सेलिन अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि डेमिर ने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। बस असल में जब वो जाने लगती है तो डेमिर उसे रोक कर कहता है कि तुमने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ और ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुम उन लड़कियों में से हो, उन लोगों में से हो जो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। तो लिहाज़ा मैं इस चीज़ को एप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को नहीं कहा और अब इन तमाम फ़िज़ूल बातों से निकल कर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने काम पर फ़ोकस करो और कॉन्ट्रैक्ट की टेंशन मत लो और हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम इस कंपनी को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे सकते हैं। लिहाजा जाओ और जाकर अपने काम पर फोकस करो। इसके बाद डेमिर रात को अपने दोस्त के साथ डिनर करने उसके घर आ जाता है। वो और उसके दोस्त डिनर कर रहे होते हैं और फिर वो सारी सिचुएशन को अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा होता है, जिस पर उसका दोस्त उसे काफ़ी अप्रिशिएट करता है और उसे प्रेज़ करता है कि तुम वाक़ई तारीफ़ के काबिल हो यार और तुम बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। इतने में ही अलारा की कॉल आ जाती है डेमिर के पास और वो उनके अलारा के एक्सप्रेशन से और उसकी बातों से साफ ज़ाहिर होता है कि डेमिर की बातों ने उसे काफ़ी मुतासिर किया है और जो डेमिर ने उससे कहा है कि वो उसे उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गई है। और फिर आप देखेंगे कि वो इतनी बेचैनी ज़ाहिर करती है डेमिर से मिलने की कि कहती है कि तुम्हारी बातें सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही है। जिस पर डेमिर उसे कहता है कि नहीं नहीं अभी तुम तसल्ली से सो जाओ, सुबह उठना और फिर मुझसे रब्ता करना। जिससे जो है वो हंसने लगती है और फिर ऐसा लगता है कि जैसे डेमिर की पर्सनैलिटी ने भी उसे मुतासिर किया है, ना सिर्फ उसकी बातों ने। बहरहाल उनकी कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। अलारा फ़ोन बंद कर देती है और फ़ोन बंद करने के बाद भी वो डेमिर के ही बातों में खोई रहती है और डेमिर के ही सोचों में गुम हो जाती है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र ही आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपको मज़ीद अपडेट्स इस ड्रामे की इसके किस आने से पहले चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर फ़ोन बंद होने पर डेमिर का दोस्त उसे छेड़ने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि शायद अलारा तुम में इंटरेस्ट लेने लगी है और इसीलिए देखो इतनी रात को उसने तुम्हें कॉल भी की है बेचैन होकर। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ईबो और एदा आपस में एक दूसरे के से मिलने आते हैं और फिर उनकी नज़दीकियाँ जो है वो इस मुलाकात में दिखाएंगी कि शायद उनकी नज़दीकियाँ आपस में बढ़ती हुई नज़र आएंगी। चूँकि एदा जो है वो ईबो के पास आती है, उसके आने का मकसद कुछ यूँ होता है, ईबो के घर वो आती है। असल में ईबो के घर में ही उसका क्लिनिक होता है। वो असल में ईबो से डिस्कस करने आती है, चूँकि वो एक कैट रूम बनाना चाहती है और वो चाहती है कि एबो से आइडिया ले जानवरों के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में। जिस पर एबो से कहता है कि मुझे हैरत है कि तुम इतने
बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तुमने और तुम एक कैट के रूम में कंफ्यूज हो रही हो। जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं जानवरों की फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती और मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा कमरा डिज़ाइन करूँ जिस पर और ऐसे केजेस बनाऊँ अपनी कैट्स के लिए जिन पर वो कंफर्टेबल फील करें, घुटन महसूस ना करें। और मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसा फ़ील करती हैं, वो किस तरह का मुझे डिज़ाइन करना चाहिए। चूँकि तुम जानवरों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो और उनसे काफ़ी क्लोज़ हो, तो तुम मुझे आइडियाज़ दे सकते हो। फिर यहाँ पर इवो एदा को जो है समझाते हुए ये बताने की कोशिश करता है कि जानवर भी बिल्कुल इंसान की तरह होते हैं, मतलब जानवरों की फीलिंग भी बिल्कुल इंसानों की तरह होती है। जिस तरह एकदम से कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे तो इंसानों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप डेवलप होती है। इसी तरीके से जानवर भी होते हैं, लेकिन चूँकि जानवर को हम चाहते हैं कि फ़ौरन से हम उनसे प्यार करते हैं, हमें उनसे लगाव होता है, हम उससे टच करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो जानवर हमसे ना अनजान होता है, तो उन्हें हमारा एकदम से ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। जैसे कि और फिर ये एक्सप्लेन करते-करते आप देखेंगे कि जैसे ईबो ये एदा के करीब आने की कोशिश कर रहा है और जानवरों की फीलिंग्स बताते-बताते ऐसा लगता है कि जैसे ईबो के अंदर एदा के लिए फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो रही हैं और वो इस जानवर की फीलिंग को एक्सप्लेन करते-करते वो एदा के करीब आने की कोशिश करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, जिस पर एदा काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और फिर एकदम से ईबो को जो है वो टोक देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि हमें अपने काम पे फ़ोकस करना चाहिए। और फिर जो है वो ईबो थोड़ा-सा एम्बैरेस हो जाता है एदा के टोकने पर। उतने में ही ईबो के पास एक शख्स आ जाता है अपने डॉग को लेकर। उसके डॉग के साथ शायद कोई मसला होता है और वो काफ़ी परेशान होता है और ईबो के कहता है कि वो काइंडली उसके डॉग को देखे कि उसे क्या हुआ है और वो क्यों ऐसे कर रहा है। वो काफ़ी परेशान होता है और फिर ईबो उस शख्स के पीछे-पीछे चला जाता है, जबकि एदा जो है वो वहीं पर बैठी रहती है और वो काम करने की कोशिश करती है पर उसका ध्यान नहीं लगता क्योंकि वो ईबो की बातों में ही खोई रहती है और ईबो के बारे में सोच रही होती है। इधर सेलिन भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है सारी चीज़ों को लेकर। एक तरफ तो उसके घर का मसला, दूसरी तरफ ऑफिस के मसाइल। तो वो अपनी परेशानी डिस्कस करने के लिए बुर्राक को कॉल मिलाती है, बट बुर्राक उसकी कॉल पिक नहीं करता, जिसपे वो थोड़ा-सा सैड भी हो जाती है। लेकिन वो फिर से बुर्राक को कॉल मिलाती है, लेकिन बुर्राक उसकी कॉल पिक नहीं करता। शायद सेलिन जो है वो अपनी फीलिंग्स बुर्राक के साथ डिस्कस करना चाहती है, चूँकि ना सिर्फ बुर्राक जो है वो बुर्राक के साथ काम करती है, बल्कि वो बुर्राक उसका बहुत अच्छा फ्रेंड भी होता है और वो उन दोनों के दरमियान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। बट चूँकि बुर्राक उसको उतनी शायद इस वक्त वैल्यू नहीं देता, वो बिलाखिर उसी बेंच पर हेड डाउन हो जाती है। और यहीं पर इस एपिसोड का शुमार खुशियाँ आता हो, बस अपने रब से यही दुआ है मेरी। तो चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड में क्या होने वाला है, जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देख ही लिया होगा कि डेमिर जो है वो अलारा से मिलने आया था और अलारा से डेमिर का मिलने का मकसद बहुत वाज़ेह था। चूँकि क्योंकि उसके स्टाफ की बेवकूफ़ियों की वजह से डेमिर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट यिल्दिरिम साहब के साथ खो दिया था और अब यिल्दिरिम साहब ने उसे एक पर्सनल टास्क दिया था और कहा था कि अगर तुम मेरा ये काम पूरा कर लोगे तो फिर मैं दोबारा से तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो डेमिर जो है वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और बहुत ढूंढने के बाद अलारा का एड्रेस और अलारा का पता आखिरकार वो अलारा के पास पहुंच ही जाता है। और फिर इस मीटिंग में चूँकि वो अलारा अपने बाप से बहुत ज़्यादा, यिल्दिरिम साहब से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। इसकी वजह क्या थी आपको नेक्स्ट आगे एपिसोड में पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कि वो काफ़ी अरसे से अपने बाप से राब्ते में नहीं थी, चूँकि वो एक आर्टिस्ट थी, पेंटिंग करती थी और इसके अलावा वो ऑर्फनेज के बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। और इस पूरे अरसे में काफ़ी अरसे से वो अपने बाप से बहुत दूर हो चुकी थी, चूँकि वो किसी बात पर, और वो बात क्या थी वो आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और अगर आप वो भी जल्दी जानना चाहते हैं एपिसोड आने से पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लग रही है तो। फिलहाल डेमिर के इंसिस्ट करने पर वो डेमिर के साथ चाय पीने पर राज़ी हो जाती है और फिर समुद्र किनारे बैठकर वो चाय पीते हैं और डेमिर उसे अपनी स्टोरी सुनाता है और वो उससे साथ साथ बताने की कोशिश करता है कि वो उसका दर्द पूरी तरीके से समझता है, क्योंकि वो खुद इस सिचुएशन से गुजर चुका है। और फिर वो उसे
अपनी स्टोरी सुनाता है कि तुम्हें पता है कि 6 साल की उम्र में मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी। और वहीं पर एक टावर होता है जिसे दिखाते हुए वो इशारा करते हुए उससे कहता है कि तुम जानती हो कि मैं काफ़ी अरसे तक मुझे लगता था कि मेरी माँ इस टावर में है, क्योंकि मेरे फादर कहते थे कि मेरी माँ कुछ लोगों की मदद करने के लिए इस टावर में है। और मुझे लगता था कि ऐसा ही है, मेरी माँ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे छोड़कर गई है। और यही स्टोरी मैं अपने दोस्तों को सुनाता था, पर मेरे दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे। बहरहाल मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि तुम अपने फादर से जिस भी वजह के लिए नाराज़ हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक आर्टिस्ट हो और ऑर्फनेज के बच्चों के लिए कोई काम करना चाहती हो। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर एक ताकतवर इंसान है, उनके पास बहुत पैसा भी है। ना तुम अपने फादर के पैसे और ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने मकसद को आगे बढ़ाओ। आज आज जो तुम चंद बच्चों के लिए कुछ कर रही हो, तो चंद कई हज़ार बच्चों के लिए सब कुछ कर सको। तो अगर तुम्हें मेरी बात में थोड़ा सा भी दम नज़र और तुम ये चंद बच्चों के बजाय बहुत कई हज़ार बच्चों की के लिए कुछ कर सको, तो तुम मेरी बात ज़रूर सुनना। फ़िलहाल तो तुम्हें मेरी बात शायद इतनी समझ ना आ रही हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर तुम मेरी बातों पर गौर करोगी तो तुम्हें अपने फ़ादर से मिलने में अपना मकसद नज़र आएगा। मैं तुम्हें अपना कार्ड देकर जाता हूँ, तुम सोचना अच्छी तरह और फिर मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। और डेमिर के जाने के बाद अलारा डेमिर के कार्ड को गौर से देखती है। बहरहाल डेमिर की बातें कहीं न कहीं अलारा के दिल को तो छू ही चुकी थी, और अब उसके कार्ड को देखते हुए वो सोचों में गुम हो जाती है और फिर उसके कार्ड को सही तरीके से पढ़ भी रही होती है। लेकिन इस सिचुएशन से और इस सीन से हमें समझ में आ जाता है कि डेमिर की बातों ने अलारा के दिल में कहीं न कुछ तो असर छोड़ा है। ये तो आगे आपको पता चलने वाला है कि अलारा डेमिर को कांटेक्ट करेगी या नहीं। बहरहाल इधर इकराम साहब गोल्फ खेल रहे होते हैं, जबकि उनका बेटा बुर्राक उनके पास आता है और वो काफ़ी गुस्से में होता है। क्योंकि ये गुस्सा तो आप देख ही रहे होंगे एपिसोड में, इसका गुस्सा तो चूँकि उसके बाप ने उसको सीईओ की कुर्सी से हटाकर डेमिर को सीईओ बना दिया है। चूँकि डेमिर भी अब इनकी कंपनी में जो है वो 20% शेयर का मालिक है। तो बुर्राक आके अपने बाप को बताता है कि आपके महान डिसीजन की वजह से, जैसे कि आपने मुझे सीईओ के काबिल नहीं समझा और उस डेमिर को समझा, तो मैं आपको इत्तला देता चलूँ कि सबसे उस सीईओ ने आपके फेवरेट जो है सीईओ ने जो है वो हमारे सबसे पुराने क्लाइंट को जो है वो नाराज़ कर दिया है, और वो अब हमसे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। जिस पर इकराम साहब थोड़े हैरत में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें डेमिर पर पूरा भरोसा था जब भी उन्होंने उसके साथ पार्टनरशिप की थी। लेकिन अब वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर बुर्राक उनसे कहता है कि ऐसा ही हुआ है और हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, लिहाजा आपको दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। जिस पर इकराम साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम जानते हो कि डेमिर अब 20% शेयर का मालिक है, और मैंने उससे ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 1 साल तक मैं कंपनी के किसी अफेयर में मदाखलत नहीं करूँगा। ये सुनकर बुर्राक को मज़ीद गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने बाप को मज़ीद 2-4 बातें और सुनाता है। लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता। इकराम साहब बुर्राक को साफ-साफ लफ्ज़ों में कह देते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट है और मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो जो भी होगा अब इसके बाद ही देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल तो मैं ऑफ़िस नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने सारा होल्ड डेमिर को दिया हुआ है। बातें सुनकर बुर्राक तो कुछ भी नहीं कर सकता था, सिवाय अपने आप को गुस्से में लाल पीले करने के बजाय जो उसने किया, और फिर वो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डेमिर ऑफिस में आता है और फिर वो पूरे स्टाफ को इकट्ठा करता है और फिर उनसे वो ये कहता है कि मुझे पता है कि आप सब जो है वो अपना काम छोड़कर इस चक्कर में लगे हुए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, और अब क्या होगा, कि अब हमारी नौकरी का क्या होगा, अब कंपनी का क्या होगा। तो मैं आप सबको बताता चलूँ कि मैं सीईओ हूँ और मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट
मुझे हम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इस कंपनी को कैसे चलाना है, ये सब टेंशन आपकी नहीं है, बल्कि आप लोगों की टेंशन आपका काम होना चाहिए। आप अपने काम पर फोकस करें, क्योंकि उसमें किसी तरह की भी नेग्लिजेंसी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता है नहीं मिलता है, ये सब मेरा हेडेक है। और जहाँ तक कुछ मैं आपको बताता चलूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाएगा, चूँकि मैं यलदरिम साहब ने मुझे एक पर्सनल टास्क दिया है और मैं उसके ऊपर लगा हुआ हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं वो टास्क पूरा कर लूँगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की टेंशन आप मत लें, बल्कि अपने काम की टेंशन लें, अपने काम पर फोकस करें। फालतू गॉसिप ना करें। फालतू गॉसिप करने की बजाय अगर आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो डेफ़िनेटली हम इस कंपनी को बचा सकते हैं। और कैसे बचाना है, कैसे नहीं बचाना, वो मेरा हेडेक है, आप सबका नहीं। तो आप सब अपने काम पे फ़ोकस करें, क्योंकि अब मैं किसी किस्म की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि आपकी नौकरियों को कुछ नहीं होने वाला। लिहाज़ा इस गॉसिप से निकलें और अपने काम पर फ़ोकस करें। क्योंकि आपको पता ही है कि डैमर ने आते साथ ही अपना जो एक्सप्रेशन इन सब पर दिया हुआ है, तो फिर इन सब में से किसी की हिम्मत नहीं होती वो डैमर से कुछ कह सके। तो चुपचाप खड़े हुए ये सारा स्टाफ डैमर के लेक्चर को सुन रहा होता है। इस तरह डैमर अपना जो है वो लेक्चर देकर और इन स्टाफ को अच्छी तरीके से अपनी बात समझाकर अपने ऑफिस में चला जाता है। एलन भी उसके पीछे पीछे ऑफिस में आती है और फिर इंतहाई संजीदा अंदाज में कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, क्योंकि जो भी हुआ मैं उसमें सिर्फ मेरा कसूर था। और हम इस कंपनी में काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमने काफ़ी दिल से इस कंपनी में काम किया है और हम दिल से चाहते हैं कि ये कंपनी तरक्की करे। और मेरे दोस्त सब जो है वो बहुत दिल से काम करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी पूरी पूरी गलती है और मेरी गलती की सज़ा मेरे दोस्तों को नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए इस्तीफ़ा देना चाहती हूँ, ताकि मज़ीद आगे मेरी गलतियों की वजह से इन सब को नुकसान ना उठाना पड़े। तो लिहाज़ा मैं अपना इस्तीफ़ा पेश करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लो, और फिर ताकि मेरे दोस्त और मेरे दोस्तों को मुसीबत से बचा लो। जिस पर डैमर उसे जो है वो शरारती नज़रों से देखता है और फिर टॉन्ट करते हुए कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट की है, और तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए जैसा तुमने किया है, जैसा तुम करना चाह रही हो। ये कह जब डैमर उसे ये कहता है कि तो सेलेन अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि डैमर ने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है, पर असल में जब वो जाने लगती है तो डैमर उसे रोककर कहता है कि तुमने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुम उन लड़कियों में से हो, उन लोगों में से हो जो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। तो लिहाज़ा मैं इस चीज़ को एप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को नहीं कहा। और अब इन तमाम फ़िज़ूल बातों से निकल कर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने काम पर फोकस करो और कॉन्ट्रैक्ट की टेंशन मत लो, और हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम इस कंपनी को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे सकते हैं। लिहाजा जाओ और जाकर अपने काम पर फोकस करो। इसके बाद डेमर रात को अपने दोस्त के साथ डिनर करने उसके घर आ जाता है। वो और उसके दोस्त डिनर कर रहे होते हैं और फिर वो सारी सिचुएशन को अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा होता है, जिस पर उसका दोस्त उसे काफ़ी अप्रिशिएट करता है और उसे प्रेज़ करता है कि तुम वाक़ई तारीफ़ के काबिल हो यार, और तुम बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। इतने में ही अलारा की कॉल आ जाती है डैमर के पास, और वो उनके अलारा के एक्सप्रेशन से और उसकी बातों से साफ ज़ाहिर होता है कि डैमर की बातों ने उसे काफ़ी मुतासिर किया है, और जो डैमर ने उससे कहा है कि वो उसे उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गई है। और फिर आप देखेंगे कि वो इतनी बेचैनी ज़ाहिर करती है डैमर से मिलने की, कि कहती है कि तुम्हारी बातें सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही है। जिस पर डैमर उसे कहता है कि नहीं नहीं, अभी तुम तसल्ली से सो जाओ, सुबह उठना और फिर मुझसे रब्ता करना। जिससे जो है वो हंसने लगती है और फिर
ऐसा लगता है कि जैसे डैमर की पर्सनैलिटी ने भी उसे मुतासिर किया है, ना सिर्फ उसकी बातों ने। बहरहाल उनकी कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। अलारा फ़ोन बंद कर देती है और फ़ोन बंद करने के बाद भी वो डैमर के ही बातों में खोई रहती है और डैमर के ही सोचों में गुम हो जाती है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र ही आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मज़ीद अपडेट्स इस ड्रामे की इसके किस आने से पहले चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर फ़ोन बंद होने पर डैमर का दोस्त उसे छेड़ने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि शायद अलारा तुम में इंटरेस्ट लेने लगी है, और इसीलिए देखो इतनी रात को उसने तुम्हें कॉल भी की है बेचैन होकर। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ईबो और एदा आपस में एक दूसरे के से मिलने आते हैं, और फिर उनकी नज़दीकियाँ जो है वो इस मुलाकात में दिखाएंगी कि शायद उनकी नज़दीकियाँ आपस में बढ़ती हुई नज़र आएंगी। चूँकि एदा जो है वो ईबो के पास आती है, उसके आने का मकसद कुछ यूँ होता है, ईबो के घर वो आती है। असल में ईबो के घर में ही उसका क्लिनिक होता है। वो असल में ईबो से डिस्कस करने आती है, चूँकि वो एक कैट रूम बनाना चाहती है, और वो चाहती है कि ईबो से आइडिया ले जानवरों के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में। जिस पर ईबो उससे कहता है कि मुझे हैरत है कि तुम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तुमने, और तुम एक कैट के रूम में कंफ्यूज हो रही हो। जिस पर वो कहती है कि हाँ, मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं जानवरों की फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा कमरा डिज़ाइन करूँ जिस पर और ऐसे केजेस बनाऊँ अपनी कैट्स के लिए जिन पर वो कंफर्टेबल फील करें, घुटन महसूस ना करें। और मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसा फ़ील करती हैं, वो किस तरह का मुझे डिज़ाइन करना चाहिए। चूँकि तुम जानवरों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो और उनसे काफ़ी क्लोज़ हो, तो तुम मुझे आइडियाज़ दे सकते हो। फिर यहाँ पर ईबो एदा को जो है समझाते हुए ये बताने की कोशिश करता है कि जानवर भी बिल्कुल इंसान की तरह होते हैं, मतलब जानवरों की फीलिंग भी बिल्कुल इंसानों की तरह होती है। जिस तरह एकदम से कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे दो इंसानों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप डेवलप होती है, इसी तरीके से जानवर भी होते हैं। लेकिन चूंकि जानवर को हम चाहते हैं कि हम फ़ौरन से हम उनसे प्यार करते हैं, हमें उनसे लगाव होता है, हम उससे टच करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो जानवर हमसे ना अनजान होता है, तो उन्हें हमारा एकदम से ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। जैसे कि और फिर ये एक्सप्लेन करते करते आप देखेंगे कि जैसे ईबो ये एदा के करीब आने की कोशिश कर रहा है, और जानवरों की फीलिंग्स बताते बताते ऐसा लगता है कि जैसे ईबो के अंदर एदा के लिए फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो रही हैं, और वो इस जानवर की फीलिंग को एक्सप्लेन करते करते वो एदा के करीब आने की कोशिश करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, जिस पर एदा काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, और फिर एकदम से ईबो को जो है वो टोक देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। और फिर जो है वो ईबो थोड़ा-सा एम्बैरेस हो जाता है एदा के टोकने पर, और इतने में ही ईबो के पास एक शख्स आ जाता है अपने डॉग को लेकर। उसके डॉग के साथ शायद कोई मसला होता है और वो काफ़ी परेशान होता है, और ईबो के कहता है कि वो काइंडली उसके डॉग को देखे कि उसे क्या हुआ है और वो क्यों ऐसे कर रहा है। वो काफ़ी परेशान होता है, और फिर ईबो उस शख्स के पीछे-पीछे चला जाता है, जबकि एदा जो है वो वहीं पर बैठी रहती है, और वो काम करने की कोशिश करती है पर उसका ध्यान नहीं लगता, क्योंकि वो ईबो की बातों में ही खोई रहती है और ईबो के बारे में सोच रही होती है। इधर सेलिन भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है सारी चीज़ों को लेकर। एक तरफ तो उसके घर का मसला, दूसरी तरफ ऑफिस के मसाइल। तो वो अपनी परेशानी डिस्कस करने के लिए बुर्राक को कॉल मिलाती है, बट बुर्राक उसकी कॉल पिक नहीं करता, जिसमें वो थोड़ा सा सैड भी हो जाती है। लेकिन वो फिर से बुर्राक को कॉल मिलाती है, लेकिन बुर्राक उसकी कॉल पिक नहीं करता। शायद सेलिन जो है वो अपनी फीलिंग्स बुर्राक के साथ डिस्कस करना चाहती है, क्योंकि ना सिर्फ बुर्राक जो है वो बुर्राक के साथ काम करती है, बल्कि वो बुर्राक उसका बहुत अच्छा फ्रेंड भी होता है, और वो उन दोनों के दरमियान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। बट चूँकि बुर्राक उसको उतनी शायद इस वक्त वैल्यू नहीं देता, फिर वो बिलाखिर उसी बेंच पर हेड डाउन हो जाती है, और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है।
आई होप आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी और मेरे काफ़ी शो को सराहना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफाइड भी हो जाए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको मिल जाए। टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।